नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। 31 जुलाई यानी आईटीआर की डेडलाइन काफी करीब है। ऐसे में कई लोग आईटीआर भरना भूल जाते हैं या फिर उनसे कोई गलती हो जाती है। इससे जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में होते हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हम जुड़ने जा रहे हैं सीए सिद्धार्थ केजरीवाल जी से, जो हमें इन सारे सवालों का जवाब देंगे और ये भी बताएंगे कि आपको आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी है। आइए स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो लोग 31 जुलाई यानी आईटीआर की डेडलाइन के दिन अपना ये आईटीआर फाइल करना भूल जाते हैं, उनको क्या पेनल्टी देनी पड़ सकती है? क्या उनको कोई जुर्माना भरना भरना पड़ सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस साल जो एक मेजर चेंज है वो ये है कि दो डिवीजन हुए हैं। बेसिकली अगर आपकी बिजनेस इनकम है कोई भी और आपका टैक्स ऑडिट नहीं है तो उसकी डेडलाइन अब 31 अगस्त कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है और अदर सोर्सेज से जैसे इंटरेस्ट डिविडेंड आ रहा है तो ही आपको रिटर्न जो है वो 31 जुलाई तक आपको फाइल करनी है। ये एक जी। बड़ा रिलीफ है जो गवर्नमेंट ने दिया है लास्ट ईयर। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप 31 अगस्त तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर 31 जुलाई तक आप नहीं अपनी रिटर्न फाइल कर पा रहे हैं तो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 1,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी और कुछ अतिरिक्त इंटरेस्ट वगैरह के साथ आप रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं। और अगर 5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो 5,000 रुपए की पेनल्टी के साथ आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छा, सर ऐसे भी कई लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं, उनके मन में हमेशा ये सवाल आता है कि जैसे हमने हमने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, तो रिटर्न फाइल करने के बाद जो रिफंड है, वो यूजुअली कितने दिनों में आ सकता है? जैसे पहले हम देखते थे कि 90 दिनों में आता है, फिर अब बाद में बदलाव हुए, फिर 45 से 30 से 45 दिनों के बीच में आता है। तो आपका इस पर क्या कहना है कि जो लोग चिंता करते हैं कि हमारा रिफंड नहीं आ पा रहा है, वो कितने दिनों में आएगा? देखिए, आमतौर पर हमने ये देखा है कि एक बार जैसे रिटर्न्स की बल्क प्रोसेसिंग शुरू होती है तो काफी काफी फास्ट रिफंड्स आते हैं। उससे पहले आपको 4 से 5 बेसिक स्टेप्स जो करके रखने हैं वो मैं आप बारी बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को। बिल्कुल। जैसे आपको पैन आधार लिंक करके रखना वो कंपलसरी है। जी। आपका एक बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए इनकम टैक्स पोर्टल पर। जिस अकाउंट में आप अपना रिफंड क्लेम कर रहे हैं वो अकाउंट एक्टिव होना चाहिए उसमें, और वो आपका पोर्टल पे भी वैलिडेटेड होना चाहिए। उसके अलावा जो आप इसमें रिटर्न में भर रहे हैं उस सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप उसको सही भर रहे हैं। अगर कोई हुँ। नोटिस आ रहा है तो उसको चेक करना है कि कहीं कोई नोटिस तो नहीं आया है। और अगर ये सब आपने किया है तो आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 हफ्ते में मैक्सिमम रिफंड आपका आपके अकाउंट में आ जाए। और जैसे तीसरा सवाल मैं आपसे ये पूछूँगी कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है और जो नया टैक्स रिजीम है यानी न्यू टैक्स रिजीम है, उन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? और डिफ़ॉल्ट कौन-सा सेट किया गया है? ये डिफॉल्ट रिजीम तो न्यू रिजीम ही है इस जी। साल। और अगर आपको लगता है कि आपका, देखिए फर्क जो है वो बेसिकली ये है कि आपका न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब बहुत बेटर है। जैसे जी। 12 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं है और ओल्ड रिजीम में आमतौर पर 7 लाख तक का ही कोई टैक्सेशन नहीं होता था। बट अगर आपका कोई एचआरए से कोई बड़ा डिडक्शन मिल रहा है या कोई आपका हाउसिंग लोन का डिडक्शन है या और कुछ अतिरिक्त डिडक्शन हैं जो आप क्लेम करना चाहते हैं अपने रिटर्न में, तब आपको उस केस में ओल्ड स्कीम हो सकता है कि एक बार के लिए फायदा दे। इसका कोई भी सिंपल आंसर नहीं है कि ओल्ड स्कीम बेटर है या न्यू स्कीम बेटर है। दोनों के हिसाब से आपको अपना टैक्स कंप्यूट करके देखना पड़ेगा। आप अपने सारे पेपर्स रेडी रखें, उसमें आप अपना कंप्यूट करें टैक्स क्या बन रहा है ओल्ड स्कीम में और न्यू स्कीम में। बल्कि इनकम टैक्स इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने वो एक कैलकुलेटर दिया हुआ है जिसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो टैक्स कैलकुलेट करके देगा। जब आप वो कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ओल्ड स्कीम ऑप्ट करें या न्यू स्कीम ऑप्ट करें। जैसे आपने बताया कि जैसे हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है। तो जैसे सैलरीड पर्सन जो लोग हैं, जो मतलब नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम सही है कि न्यू टैक्स रिजीम सही है? ये ना बहुत एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अनटिल एंड अनलेस एक इंडिविजुअल का क्या डिडक्शन है, वो रेंट क्लेम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई आप उसमें हाउसिंग लोन है नहीं है, इस तरीके से जनरल एक आंसर देना पॉसिबल नहीं है। कि एग्जैक्ट डिटेल कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चल सकता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि न्यू रिजीम ही उसमें ही कम टैक्स पड़ रहा है मेजोरिटी केसेस में, मोर देन 90% केसेस। तो जैसे जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, उन जैसे आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में कि जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, वो सबसे बड़ी कौन-सी 3 ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वज़ह से उनको नोटिस आ सकता है या फिर उनके रिटर्न में देरी हो सकती है? देखिए, एक तो मिस रिपोर्टिंग नहीं करनी है कुछ भी। जी। कोई भी जैसे आप जो इनकम आपकी है उसको ऐसा नहीं कि आप कुछ उसको छुपा रहे हैं या कुछ गलत डिक्लेयर कर रहे हैं, कम ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो एक्चुअल है आपका वो डिक्लेयर करना है आपको। और फिर इसका बड़ा ध्यान रखना है कि जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो सही से डिक्लेयर करना।
जी। अगर मान लीजिए आपका कोई कैपिटल गेन है तो आपको वो एक्चुअल कैपिटल गेन डिक्लेयर करना है। एफ एंड ओ के कोई आपके प्रॉफिट या लॉस है तो आपको उसको भी एक्चुअल उसकी टेक्निकल जो उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो आपको कंप्यूट करके एक्चुअल डिक्लेयर करनी है। कोई फॉरेन एसेट है आपके, तो फॉरेन एसेट कोई मान लीजिए जैसे कोई एम्प्लॉई है, कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, तो स्टॉक ऑप्शन बहुत मिलते हैं लोगों को, कोई फॉरेन कंपनीज के जिस कंपनी में वो काम कर रहे होते हैं। तो वो हाँ। फॉरेन एसेट आपको जरूर डिक्लेयर करने हैं। उसका बैंक अकाउंट हो गया, शेयर्स हो गए, वो जरूर डिक्लेयर करने हैं आपको। कंप्लीट डिक्लेयर करना है और गलत नहीं डिक्लेयर करना है, यही दो मेन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सर, जैसे आजकल एआई और टीआईएस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत चर्चा हो रही है इसकी। तो जो फॉर्म 16 एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़रूरी है ना? तो इन दोनों का कितना इम्पोर्टेंस है जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो? फॉर्म 16 नो डाउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। फॉर्म 16 जी। अपने आप में आपको पूरी सैलरी की जानकारी दे देता है। कितनी जी। आपकी सैलरी है, उसका क्या कंपोनेंट है, कितना टैक्सेबल है, कितना नॉन टैक्सेबल है। बट हुँ। सिर्फ फॉर्म 16 अपने आप में कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी इनकम हो सकती है, जैसे आपका कोई इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड है, शेयर्स का है, या और भी कोई मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन है, कोई सेल किया आपने प्रॉपर्टी। तो वो सब इंफॉर्मेशन आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट आपको एक सुविधा दे रही है कि वो रेडीली आपको वो चीजें बता रही है कि ये इनकम्स हैं जिनके पास, जिनकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। आप वो चेक करें बैंक में। मान लीजिए किसी का 10,000 रुपये का इंटरेस्ट आया हुआ है, तो बैंक ने अगर उसको दिया हुआ है तो बैंक वो अपने आप ही रिटर्न फाइल करता है एचएफटी की, और वो अपने आप गवर्नमेंट तक चली जाती है। एंड इंडिविजुअल को पता चल जाता है टीआईएस के माध्यम से कि ये 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मेरा इस बैंक खाते में आया है, और वो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड ऑलरेडी है। पहले भी होता था, बट अब ये सार्वजनिक का तौर पर गवर्नमेंट ये रिकॉर्ड दे रही है, ताकि के फैसिलिटेट करने के लिए कि जो आम इंसान है उसको ये पता चल जाए कि कितनी इनकम उसकी है, रेडिली अवेलेबल ये इन्फॉर्मेशन उसको हो जाए। तो नो डाउट फॉर्म 16 इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ एआईएस टीआईएस जरूर आप चेक करें जब आप अपनी रिटर्न भर रहे हैं। उस टाइम पे आप देखेंगे उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, और आप अपने रिकॉर्ड से उसको क्रॉस करें कि उसमें जो रिकॉर्ड है जो, और जो आपकी जो कंप्यूटेशन है उसमें उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर कोई डिफरेंस है तो टीआईएस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पोर्टल पे जाके कोई, अगर मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा आ गई है इनकम टीआईएस में आपके जो आपकी है ही नहीं, तो आप उसमें हुँ। जाके आप फीडबैक अपना डाल सकते हैं कि इनकम हमारी नहीं है या पार्टली हमारी है। इस तरीके की भी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी हुई है। मैं इनकरेज करूंगा लोगों को कि अगर कोई आपको लगता है कि टीआईएस में कुछ गलत आपके है, तो आप हुँ। जाके उसमें ऑनलाइन अपना फीडबैक दें इसमें, ताकि के गवर्नमेंट को पता लग जाए कि ये चीज आपकी उसकी इनकम में नहीं है, इसलिए आपने अपनी इनकम में नहीं दिखाई। तो सर जैसे अब एक अहम सवाल ये भी आता है कि जैसे एक दायरा सेट है कि 12 लाख सैलरी के ऊपर लोग आईटीआर फाइल करेंगे। तो जिसकी सैलरी कम है, 7 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, तो अगर वो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उनको किसी चीज़ कोई दिक्कत आ सकती है या फिर उनके लिए आईटीआर भरना फ़ायदेमंद हो सकता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट अगर आपका 12 लाख से इनकम कम है सैलरी में, तो आपको टैक्स तो कोई नहीं पड़ेगा। बट आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आप रिटर्न नहीं फाइल करें। रिटर्न आप, मैं आपको कहूंगा कि आप जरूर फाइल करें, क्योंकि उसके बहुत सारे अन्य फायदे भी हैं। जैसे एक तो आपकी हिस्ट्री बनती है पूरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की। इनकम टैक्स रिटर्न अपने आप में एक बड़ा डॉक्यूमेंट है जो सब जगह पे मान्यता प्राप्त है। हर हर विभाग में, हर हर बिल्कुल एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। उसके हुँ। अलावा भी कोई मान लीजिए आपको कोई लोन लेना है, कोई वीजा लगाना है, कहीं पे भी कुछ भी करना है, तो इन सब चीजों में भी आपको नो डाउट इनकम टैक्स रिटर्न आपकी काम में आती है। और ये बिल्कुल ना मान के चलें कि अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो ठीक है। आप, मैं इंकरेज करूंगा लोगों को कि आप जरूर अपनी जाकर रिटर्न भरें और अपनी रिटर्न फाइल करें। आपका कहना है कि ये एक बहुत अहम चीज़ है जो हर एक इंसान को करनी चाहिए, है ना? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी। और सर एक चीज़ और है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा, जैसे हम सुनते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, उनकी कमाई बहुत ज़्यादा है। तो जैसे इन्फ्लुएंसर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए और जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, उन लोगों को कौन-सा फॉर्म भरना चाहिए और उनको अपनी इनकम कैसे, किस तरीके से दिखानी चाहिए? इस पर आपका क्या जवाब है? आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनके लिए कौन-सा सेक्शन बना हुआ है? उनको कौन-सा फॉर्म फिल करना चाहिए? आईटीआर 3 या 4 इन दोनों में से ही आपको एक फॉर्म सिलेक्ट करके और अपना भरना होगा। जी। अगर आपकी कोई भी फ्रीलांसिंग से इनकम है, कोई यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, तो वो आपको एज ए बिजनेस इनकम ही ट्रीट करना पड़ेगा। अब बिजनेस के अलावा अगर आप प्रोफेशनल हैं, कोई आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे आप कोई डॉक्टर हैं या कोई आर्किटेक्ट हैं, सीए हैं, या कुछ और 6-7 प्रोफेशन स्पेसिफाइड हैं, वो उन प्रोफेशन में से अगर आप कोई भी हैं,
तो आप 44ADA का एक ऑप्शन होता है आपका पास, जिसमें आप अपनी जो टोटल रिसिप्ट है, मान लीजिए 1 लाख की अगर आपकी साल के रिसिप्ट हैं, तो आप उसमें 50,000 की आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड वो प्रीटी मच दैट्स इट। उसके बाद उसमें कोई और आपको उसमें ना कोई इनकम डिक्लेयर करनी है, ना कोई एक्सपेंस बताना है। अब जो भी कुछ आपके रिसिप्ट्स हैं उसका 50% आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका प्रोफेशनल इनकम नहीं है एंड आप यू आर डूइंग अ नॉर्मल बिजनेस, मतलब कोई आप अदरवाइज कोई आपका इनकम कमा रहे हैं यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से, तो फोर्टी जी। फोर एडी का एक ऑप्शन होता है जिसमें आप 2 करोड़ रुपए तक की आपकी अगर ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं तो आप उसको उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर बैंकिंग चैनल से है तो मिनिमम 6% का आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, और अदरवाइज अगर है तो 8% का मिनिमम आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करके और आपको रिटर्न डाल सकते हैं। ITR 3 और ITR 4 ही आपको भरना पड़ेगा। और अगर आप ये 44AD नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं और 1 करोड़ से ज्यादा की आपकी अगर ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं, तो उसमें फिर एक ऑप्शन होता है कि अगर 10 करोड़ तक की रिसिप्ट्स हैं आपके पास और 5% से कम आपके पास कैश के खर्चे और इनकम है, तो आप उसमें भी टैक्स ऑडिट के बिना आप रिटर्न डाल सकते हैं अपनी। अदरवाइज आपको टैक्स ऑडिट के साथ अपनी रिटर्न फाइल करनी हो। और अगर कम इनकम है, जैसे 10-20 लाख की, 5 लाख की अगर आपकी रिसिप्ट्स हैं, तो आप 44AD ऑप्ट करें और उसमें डालें, वो सबसे आसान तरीका है। अदरवाइज आप नॉर्मल अपना पूरा बिजनेस P&L बना के और उसमें भी डाल सकते जैसे सर सेक्शन 44 एडीए में 50% की छूट मिलती है, तो क्या इन लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए? हैं। देखिए, वो छूट सबके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है जी। कि कोई भी चाहे उसको ले सकते हैं। हाँ। मैंने कहा कि जैसे स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए ही होगा, जैसे हुँ। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, सीएज हैं, इन सब प्रोफेशनल्स के लिए ही वो ऑप्शन दिया गया है कि आप जैसे अगर ये प्रोफ़ेशनल्स के साथ भी ऐसा मतलब कहा जाता है कि जो फ्रीलांसर्स हैं उन उन वो भी इस दायरे में आते हैं किसी हद तक। तो आपका इस पर क्या कहना है? ये अगर कोई मान लीजिए डॉक्टर है एंड जी। वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है, जी। देन यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ सेक्शन। अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, कोई ट्रैवल के ब्लॉग डाल रहा है, या कोई मान लीजिए कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है, वो उस टाइप के ब्लॉग डाल रहा है, तो आई डोंट थिंक मतलब इट्स अ गुड आइडिया टू ऑप्ट फॉर 44ADA। आपको 44AD ऑप्ट करके डालना चाहिए, वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और सर जैसे आज के टाइम पर कई लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी, शेयर बाज़ार, है ना? तो जो उनको प्रॉफ़िट होता है वो उनको अपने इनकम में दिखाना चाहिए या वो जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें दिखाने ज़रूरत है? आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ट्रांसफर को माना गया है कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तब उस पे आपको कैपिटल गेन डिक्लेयर करना है। अच्छा। तो जब तक आप किसी भी म्यूचुअल फंड या शेयर या फिर कोई क्रिप्टो को आप सेल नहीं कर रहे हैं, तब तक आपको कोई उसमें एसेट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जब आप सेल कर रहे हैं तो आपको उस पर अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, या फिर अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो फिर आपको उसको एज ए बिजनेस इनकम दिखा के और उसको अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्ट करना है। हालांकि अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको एसेट लायबिलिटी भी डिक्लेयर करनी होती है। तो उसमें फिर आपको जितने भी आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड, जितने भी आपकी चीजें हैं, उसमें सबको आपको अपने एसेट साइड पे उसको डिक्लेयर करना चाहिए। और जैसे अभी डेडलाइन सिर पर है एकदम 31 जुलाई में कुछ ही दिन बचे हैं। तो ऐसे में जैसे टैक्स बचाने के लिए कुछ ऑप्शंस या इन्वेस्ट ऑप्शन या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे लोग अपना टैक्स बचा सकते हैं या अब काफ़ी देर हो चुकी है? 31 मार्च 26 की जो रिटर्न फाइल करनी है उसके लिए तो हुँ। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो डाटा ऑलरेडी फ्रीज है आपका। जो भी कुछ ट्रांजेक्शन आप कर चुके हैं वो बस आपको रिपोर्ट करनी है, आप पर जो टैक्सेस बनते हैं वो कंप्यूट करके आपको पे करना है, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो एक ऑब्लिगेशन होती है वो आपको कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए आप फिर भी आप प्लान कर सकते हैं, जैसे जो 31 मार्च 27 है उसमें आपको आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी इनकम होगी, क्या आप उसमें अपना कंप्यूट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आमतौर पर ये देखा गया है कि आप लास्ट ईयर की भर रहे होते हैं एंड आप उसके बाद पूरा साल भूल जाते हैं, एंड फिर नेक्स्ट ईयर आपको फिर लगता है कि आप कैसे टैक्स सेविंग करें। तो मैं ये जी। सजेस्ट करूंगा कि March 26 की जगह March 27 की प्लानिंग करें कि उसमें कैसे क्या आप टैक्स बचा सकते हैं, एंड दैट इज अ मच बेटर ऑल्टरनेटिव। और जैसे आजकल कई ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो दावा करते हैं कि वो 5 मिनट में आईटीआर फाइल करके दे देंगे। तो ऐसी कौन-सी स्थितियाँ हैं जिसमें आम आदमी को जैसे मैं अगर रिटर्न फाइल कर रही हूँ, तो मैं खुद अपना रिटर्न फाइल कर सकूँ? ऐसी कौन-सी परिस्थिति होगी या फिर किस परिस्थिति में मुझे आप जैसे लोगों जैसे सीए से मुझे बात करनी चाहिए कि हाँ, मुझे अब अपना रिटर्न फाइल करना है? जैसे कई ऐसे पोर्टल्स हैं जो बहुत दावा करते हैं कि हम 5 मिनट में कर देंगे, तो क्या ये सही है लोगों के लिए?
देखिए सही गलत इसमें भी बड़ा सब्जेक्टिव है। अगर आप मान लीजिए प्रोफेशनल है और नॉर्मल आपकी सैलरी रिटर्न है, तो हम्म, इनकम टैक्स पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, AIS TIS की जैसे हमने बात की। गवर्नमेंट आज की डेट में सब कुछ आपको बता रही है ऑलरेडी। काफी सिंप्लीफाई कर दिया गवर्नमेंट ने प्रोसीजर जो है पूरे ओवरऑल। तो आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप अपनी इनकम वगैरह इकट्ठी करके एंड यूट्यूब पे वीडियोस देख के और आप सब चीजें करके आप खुद से भी डाल सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल जो है आज की डेट में बहुत यूजर फ्रेंडली हो गया है, कुछ इतना बहुत ज्यादा टेक्निकल उसमें अगर सिंगल रिटर्न है, ITR 1 2 करना है आपको, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। उससे एक लेवल ऊपर होता है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ और हमको थोड़ा सा एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, तो ये जो पोर्टल्स होते हैं ये भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सिंपल रिटर्न जो सैलरी की होती हैं इनमें भी काफी क्विकली प्रोसेस हो जाती है। एंड ये इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना सिंप्लीफाई कर दी हैं चीजें। एंड जस्ट एक थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और AI की हेल्प लेके इन लोगों ने अपने सिस्टम इतने बेटर कर लिए हैं गवर्नमेंट के, उस पर ही अपना कैरी ऑन करके कि चीजें ये लोग काफी आसानी से कर लेते हैं। तो वो भी एक आपके पास अच्छा विकल्प है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी तो काफी कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न है, कुछ आपके पास लॉसेज हैं, पास आपकी कुछ हिस्ट्री है, कुछ ऐसा जो आप पुरानी रिटर्न्स में से आप चाहते हैं कि कंटिन्यूटी बनी रहे, आप प्रोफेशनल आपकी रिटर्न कॉम्प्लिकेटेड है, कोई आपकी बिजनेस इनकम है, कोई ऐसा कैपिटल गेन कोई कॉम्प्लिकेटेड है जो जिसकी कैलकुलेशन आप कराना चाहते हैं, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा या आपकी कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई LLP है, कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें से आपको इनकम्स वगैरह आ रही हैं, तो जिस तरीके की अगर कॉम्प्लिकेशन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें। उस केस में आपको ये काफी देखा गया है कि नोटिस वगैरह कम आते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न आप खुद से करते हैं या किसी टैक्स फाइलिंग पोर्टल से करते हैं, तो एक चांस रहता है कि आपको कोई इनकम टैक्स की तरफ से कुछ सवाल जवाब आ सकते हैं, जिसका एक प्रॉपर अगर प्रोफेशनल के थ्रू आप डालेंगे तो हम्म। उसमें वो आपकी बाद में भी हेल्प करेंगे जरूर। और ये चीज है। और सर ये एक सवाल काफ़ी अहम है कि जैसे आईटीआर भरने के बाद काम खत्म हो जाता है कि ई-वेरिफ़िकेशन करना बेहद ज़रूरी है। जैसे लोग कहते हैं कि अगर हमने ई-वेरिफ़िकेशन नहीं किया, हम भूल गए, तो हमारा आईटीआर रिटर्न आने में काफ़ी टाइम लगेगा। मतलब इस ये एक मिथ है कि या सच में करना बहुत ज़रूरी है? ये बिल्कुल आपके लिए बहुत एक मतलब अनिवार्य स्टेप है। ये बिल्कुल बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लें। ई वेरिफिकेशन जो है आपको 30 दिन का टाइम मिलता है, रिटर्न आपके भरने के बाद 30 दिन तक आप उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। हुँ, 30 दिन के बाद गवर्नमेंट जो है उसको डिफेक्टिव रिटर्न मान लेती है कि आपने ये रिटर्न जो भरी है ये डिफेक्टिव है। एंड उसके बाद वो एज गुड एज कि आपने भरी ही नहीं है रिटर्न, उसको गवर्नमेंट ही कंसिडर करती है। तो ई वेरीफाई बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आप आधार OTP से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, EBC से कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप रिटर्न फाइल करें हाथ के हाथ अपना OTP से उस रिटर्न को वेरीफाई भी करें। जी। और सर 31 जुलाई किन-किन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जो रिटर्न फ़ाइल करने वाले हैं? कौन से जॉनरा के लोग हैं, कौन से सेक्शन के लोग हैं जिनको 31 जुलाई तक मतलब एकदम से रिटर्न फ़ाइल कर देना चाहिए? उनके लिए आखिरी तारीख ही साबित होती है। ये 4-5 दिन ही बचे हैं अब तो। और बेसिकली अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है हुँ। तो आपको जो है 31 जुलाई तक ही आपको रिटर्न फाइल करनी है। मतलब जो सैलरी जिनको सैलरी मिलती है, जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, उन सबको 31 जुलाई तक रिटर्न फ़ाइल कर देना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। और सर एक सवाल और होगा कि जैसे आजकल कई लोग ऐसा कह रहे थे मतलब बीच में ऐसी बातें सुनने में आ रही थी कि सरकार इसको ये डेडलाइन की तारीख आगे बढ़ाएगी 31 जैसे पिछले साल एक्सटेंड हुआ था सितंबर में पहुंचा था तो इस साल भी कहा जा रहा था कि 31 जुलाई से अगर लोग रिटर्न फाइल नहीं कर पाए कई लोग तो डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाएगा तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या सच में ये होने वाला है? लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो एक्सटेंड की थी डेडलाइन वो बहुत पहले ही कर दी थी। ऐसा नहीं है कि कोई लास्ट मोमेंट पे आके गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की थी डेडलाइन। इस साल क्या है कि गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप 31 अगस्त तक भरें रिटर्न, तो विच इज ऑलरेडी वो एक्सटेंडेड डेडलाइन। अगर नॉर्मल आपकी सैलरी रिटर्न है तो उसमें कोई आपको बहुत ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। गवर्नमेंट का ये स्टेज देखें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, फॉर्म 16 वगैरह, बैंक स्टेटमेंट्स अपने सब इकट्ठे करें एंड इट विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। यू कैन इजीली फाइल योर रिटर्न विद इन दिस डेडलाइन। अभी तो है जैसे 4-5 दिन, तो आप 31 जुलाई तक कर सकते हैं। आप एक्सटेंशन की वेट ना करें। एंड अगर कुछ एक्सटेंशन होगा भी तो देन वी गेट टू नो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अभी आप ये मान के चलें कि अभी एज ऑफ डेट
कोई एक्सटेंशन की ऐसी जानकारी एज सच ऑफिशियली नहीं है। सर जैसे सेक्शन 80 सी और सेक्शन 80 डी है ना, इन्वेस्टमेंट पर टैक्स मतलब छूट मिलती है, और जो लोग मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस भरते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि क्या ज़रूरी है इसमें? ये 80C और 80D की डिडक्शन आपको ओल्ड स्कीम में ही मिलती है। जी। आप अगर 80C में 1.5 लाख तक और आमतौर पर 80D में 25,000 की डिडक्शन आपको मिलती है, तो वो हुँ, ओल्ड स्कीम में ही मिलती है। आपके पास बहुत सारे उसमें ऑप्शंस रहते हैं, जैसे 80C में आपका कोई हाउसिंग लोन है या कोई आपको पीपीएफ की डिडक्शन है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप उसमें ले सकते हैं। हुँ, 80D में मेडिक्लेम का इंश्योरेंस रहता है, आपका अपना भी हो सकता है वो, या फिर आप अपने पेरेंट्स का करा रहे हैं तो उनका और आपको एडिशनल एक एडवांटेज मिल सकता है अपने रिटर्न में। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 80C और 80D दोनों ही ओल्ड स्कीम में आपको मिलते हैं। न्यू स्कीम में अगर कुछ मिलता है तो 80CCD है, जो जी, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट जो अगर आपका एम्प्लॉय कर रहे हैं तो वो आपको 50,000 तक की छूट उसमें न्यू स्कीम में भी मिलती है। एंड प्लस अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे आपकी सैलरी में से कुछ है, अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका भी इनहैंस बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो 80CCD का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एनपीएस में कंट्रीब्यूशन में, जो कि न्यू स्कीम में भी आप ले सकते हैं। जी। तो 80C और 80D आपको ओल्ड स्कीम में मिलेगा, और न्यू स्कीम के लिए 80CCD इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस वो आप जरूर देखिए और उसको चेक करें। वो भी आपको मार्च 27 के लिए मिलेगा, मार्च 26 के लिए कोई आपको ऐसा कोई बैकअप नहीं मिलेगा। और सर जैसे न्यू टैक्स रेजिम में क्या-क्या हमने बदलाव देखे हैं? जैसे पहले के मुताबिक अभी तक हमने आईटीआर फाइल करने तक लेकर क्या-क्या बदलाव देखे हैं जो लोगों को, अब जैसे आपने बताया कि पोर्टल और ज़्यादा आसान हो गया है लोगों के लिए, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। तो हम जैसे पहले के टाइम में जाएँ तो क्या-क्या चीज़ें और चेंज हो चुकी हैं जो आज के लोगों को काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं आईटीआर फाइल करने के लिए? कि न्यू टैक्स रिजीम में सबसे जो एक दो सबसे बड़े इसके एडवांटेज हैं। एक तो सिंप्लीफिकेशन हुआ है, आपको कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है कि ये डिडक्शन, ये इन्वेस्टमेंट, ये कैसे इसका पेपर और सब चीजें आपको कुछ नहीं करना है। आप सिंपल अपना जो है चीजें वो आप अपना कंप्यूट करें एंड अपना रिटर्न फाइल करें। जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपको डिडक्शंस नहीं मिल रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि एक टैक्स जो है आपको ज्यादा देना पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट ने उसका ध्यान रखते हुए क्या किया है कि 12 लाख का तो बेसिक एग्जेम्पशन कर दिया, जो पहले 7 लाख तक ही होता था। हुँ, उसके अलावा गवर्नमेंट ने 24 लाख तक भी जो है, जो टैक्स आपको पड़ रहा है लगभग 3 लाख रुपए का ही पड़ रहा है, विच इज इफेक्टिवली ऑलमोस्ट ओनली 10-12%। तो वो एक जो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रिलीफ है ये मेरे अकॉर्डिंग, कि 24 लाख तक की इनकम पे आपको 3 लाख रुपए का ही टैक्स देना है। लास्ट ईयर तक जब तक होता था, आई गेस 24 लाख की इनकम अगर किसी की होती थी तो 5-6 लाख रुपए का टैक्स पड़ता था। हुँ, 12 लाख तक का अगर हम बात करें तो एग्जाम्पशन तो है ही है कि कोई टैक्स नहीं है। 24 लाख तक की इनकम पर 3 लाख रुपए का टैक्स, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलीफ है। हुँ, और ये सबके लिए ही है, या कोई भी अगर किसी की इनकम थोड़ी सी ज्यादा है तो 24 लाख तक 3 लाख का ही टैक्स है। हुँ, एंड 50 लाख तक भी अगर आप हम बात करें तो वो भी 24 लाख पे तो 3 लाख ही है, जो ऊपर का 26 लाख है उस पर ही आपको 30% देना है। तो दिस इज अ मेजर रिलीफ। तो न्यूज टैक्स रिजीम में जो सबसे बड़े जो दो मैं कहूंगा चीजें हैं वो यही है कि सिंप्लीफिकेशन एंड हुँ। टैक्स रिलीफ बिकॉज ऑफ टैक्स लैब्स। और सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बीइंग अ सीए, आप एक सीए हैं, आप इतने लोगों का रिटर्न फाइल करते हैं, इतने लोगों को हेल्प भी करते हैं। तो आपको ऐसे कौन से मिथ्स लोगों में देखने के लिए मिलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग देखने की मिलती है आईटीआर को लेके, कि जो लोग ये चीज़ें गलत समझ रहे हैं या ये समझ नहीं पा रहे हैं? ये आप क्या किस तरीके से आप इसको बताना चाहेंगे? ये सबसे जो मुझे लगता है कि लोगों में अभी भी एक डर की भावना है कि हुँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है कहीं ना कहीं हमें कोई नोटिस भेज देगा, हमें बुला लेगा, या मतलब हम कुछ मतलब ये ऐसा बिल्कुल भी अब जो एक टैक्स टेररिज्म वाला जो एक टाइम था ना, वो दैट इज अ टाइम विच इज ऑलरेडी पास्ड बियॉन्ड अस। एंड अब जो है गवर्नमेंट टैक्स में बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन ला रही है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स एन एरा ट्रस्ट, जहाँ पे जो भी कुछ आप फाइल कर रहे हैं गवर्नमेंट बिलीव दैट इट इज ट्रू एंड इट इज करेक्ट। एंड हुँ, जाने अनजाने कोई अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो भी गई है तो देन ऑल्सो गवर्नमेंट इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप उसको जाके अपना ठीक कर लें। तो हुँ, आपको सबसे पहले ये आपको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यू फाइल वट एवर
इज करेक्ट एंड यू पे योर ड्यू टैक्सेस एंड गेट डन विद इट। मतलब उसके बाद आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई कुछ चिट्ठी आएगी कुछ आएगी। अगर आपने सही तरीके से चीजें फाइल कर दी तो हुँ। आपको ये मैं मानना चाहूंगा कि यही मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो एक माइंडसेट चेंज चाहिए वो इस चीज का चाहिए कि टेक इट इन योर स्ट्राइड कि अगर इफ यू आर पेइंग टैक्सेस दैट इज गोइंग टू हेल्प बिल्ड द नेशन एंड गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू से कि क्या कुछ और भी कुछ है। इफ यू आर पेड योर करेक्ट टैक्सेस दैट इज गोइंग टू। जैसे कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर उन्होंने टैक्स नहीं भरा या आईटीआर फाइल नहीं किया तो उनका पैसा कट जाएगा, उनके इतने पैसे कट जाएँगे। कई लोगों के दिमाग में ये मिथ्स भी होते हैं कि हमारा ये लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में अभी भी चल रही हैं क्योंकि अभी तक इतना कुछ अपग्रेड हो चुका है, सारी व्यवस्थाएँ अपग्रेड हो चुकी हैं, फिर भी लोगों के मन में कई ऐसे सवाल भी हैं, कई ऐसे मिथ्स भी हैं जो आगे उनको आईटीआर फाइल करने के लिए रोकते भी हैं और बढ़ाते भी हैं। मैं तो ये नहीं मानता कि अभी मतलब लोगों में ऐसा कोई ऐसा कोई एप्रीहेंशन है टैक्स फाइलिंग को लेके। मतलब लोग दे यूजुअली मतलब पीपल आर वेरी प्रोएक्टिव एंड दे डू इट प्रोएक्टिवली टैक्स हुँ, फाइलिंग। I don't think there is any, at least not in Delhi. I mean, I'm not really seeing कि ऐसा कुछ apprehension है कि अगर हम टैक्स भर देंगे तो नोटिस आएगा या कुछ ऐसा। तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ इम्प्रेशन है लोगों के बीच में। गवर्नमेंट की तरफ से भी रेगुलर कम्युनिकेशन जा रही है कि आप अपना टैक्स भरें, न्यूज़पेपर्स में, मीडिया चैनल्स में, मैसेजेस में इंडिविजुअल कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। गवर्नमेंट की तरफ से भी कंटिन्यूस आउटरीच प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें वो इनकरेज कर रहे हैं कि अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। एंड मैं भी यही लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करें। जैसे सर आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे जो लोग अभी तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए या भागा-दौड़ी में 30 तारीख या 31 तारीख तक करेंगे भी, तो उनके लिए आप कौन-सी ऐसी 3 सलाह देना चाहेंगे जो उनके लिए बेहद ज़रूरी है? देखिए अपने डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो ना आप टाइम से कलेक्ट करें। लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई शेयर्स का काम किया है तो अब अगर वैसे तो फ्राइडे ही है डेट, सैटरडे संडे है नहीं, सब वर्किंग डेज हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पास अगर ब्रोकर की स्टेटमेंट नहीं है, आप ब्रोकर को फोन कर रहे हैं, ब्रोकर छुट्टी पर है, ब्रोकर नहीं अवेलेबल है, तो आपको हुँ, दिक्कत हो सकती है कि आप कैपिटल गेन की स्टेटमेंट कैसे निकालें। तो हुँ, आप अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे टाइम पे कलेक्ट करके रखें। टैक्स कंप्यूट आप अपना करके रखें। अगर आपको खुद से करना है या प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, किसी पोर्टल से कराना है, तो अपना टैक्स कंप्यूट करें। आप यू कीप सफिशिएंट फंड्स इन योर अकाउंट जिससे कि आप अपना टैक्स टाइम पर दे सकें। एंड देन दैट्स इट। मतलब आप अपनी रिटर्न फाइल करें विच इज करेक्ट एंड विच इज ट्रू एंड विच इज कंप्लीट। एंड आप हुँ। फाइल करें एंड आप वेरीफाई करें। आपका रिफंड भी आपका मान के चलिए कि अभी बहुत ही अगस्त में आना जैसे रिफंड भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। धन्यवाद सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे दर्शकों के साथ इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जागरण बिज़नेस के साथ जुड़ने के लिए।